अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली। आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। मेरे साथ आज बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती हूं आप सबसे। जब हम बात करते हैं इंसानियत की खिदमत करने की और ख़ास तौर पर अपने मुल्क की खिदमत करने की, और जब हम अपनी सरहदों की बात करते हैं, उसके दिफा की बात करते हैं, तो पाक फ़ौज जो हमेशा खड़ी रहती है सरहदों पर हमारे मुल्क की हिफाजत करने और हम सब की, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं अपने अपने घरों में। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले अगर मैं मुल्क की बात करूं, क्योंकि पाक फ़ौज का तो हिस्सा रहे, रिटायर भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं साबिक उनकी बात करती हूं, वफाकी वज़ीर दाखिला रहे, उसके साथ ही साबिक गवर्नर सिंध रहे, और जब रिटायर हुए हैं, जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन साहब। और मोइनुद्दीन हैदर साहब के बारे में मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँ। जब हम 65 की वॉर की बात करते हैं, 71 की वॉर की बात करते हैं, उसमें भी पेश रहे, और जहां हम हिफाजत की बात करते हैं ना, मुल्क के दिफा की, तो किस तरह से इन्होंने उन जंगों में हिस्सा लिया और मुल्क की सलामती के लिए काम किया। हम इंसानियत की बात करते हैं, उसमें भी अभी भी पेश नज़र आते हैं और सोशल वर्कर की तौर पर भी काम करते हैं। मैं अगर इस इंसान के लिए, मोइनुद्दीन हैदर साहब के लिए कुछ भी पढ़ती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, थोड़ी बहुत भी रिसर्च होती है, उससे एक ही बात समझ आती है कि इन्हें ना सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि सबसे ज़्यादा इंसानियत से मोहब्बत है। और ये फ़ौज में रहते हुए भी, उसके बाद किसी भी वजारत के ऊपर रहते हुए भी, जिस जगह जहाँ मौजूद होते हैं, इनकी कोशिश होती है इंसानियत की खिदमत करना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको वेलकम करेंगे शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ में। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना बिज़ी, इनका स्केजुअल होता है, उसमें से इन्होंने टाइम निकाला है। सर, जहाँ क्योंकि मैंने आगाज़ में भी इतनी सारी बातें बताई हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे कौन सी चीज़ जहाँ बात होती है, हम मुल्क की करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी, क्योंकि वजारतों का ओहदा हो या गवर्नर सिंध का, बड़े अहम ओहदों पर आप फाइज़ रहे। लेकिन मैं बचपन से आगाज़ करती हूँ और थोड़ा ज़रा इनकी भी कुछ यादें रिकॉल करवाते हैं ना। बचपन में तो क्योंकि ओहदे नहीं, इंसान को पता ही नहीं होता किसी चीज़ का, बड़ा सब बोल रहे होते हैं कि हमारा वही बचपन था, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। ज़रा परवरिश के बारे में बताइए, पैदाइश कौन से शहर में हुई, पेरेंट्स के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। अच्छा। और मेरी जो उम्र है वो पाकिस्तान से तकरीबन 4-5 साल बड़ी है। जी जी बिल्कुल, इस पर हम बात भी करेंगे बहुत सारी। और हम फरवरी 48 में पाकिस्तान आ गए थे जी। और वालिद साहब जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरगढ़ में हुई। तो दिल्ली से मुजफ्फरगढ़। मेरी वालदा तो उर्दू के अलावा कोई ज़बान जानती नहीं थी। उसके बाद उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग कैबलपुर में हुई, फिर सरगोदा में हुई। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो कैबलपुर अटक में शुरू हुई और एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। हाँ। पहले टाट पे बैठे, जी। फिर मिडिल स्कूल में गए तो डेस्क पे बैठ गए। लेकिन फिर मेरी खुशकिस्मती कि मैं पीए पब्लिक स्कूल लोटोफा मरी के लिए सिलेक्ट हो गया। अच्छा। वो एक बोर्डिंग स्कूल था मरी के पास, पाकिस्तान एयरफोर्स का, और उसके जो सारे हाउस मास्टर्स थे, हेड मास्टर थे, वो सब इंग्लिस्तान से कहाँ से इंपोर्ट हुए थे। जी। और वो पब्लिक स्कूल सिस्टम पाकिस्तान में कायम करने आए थे। एक लोटोफा में स्कूल था और एक सरगोदा में स्कूल था। अच्छा। तो 3 साल मैं वहाँ रहा। अब वो 3 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम साल में। कितने बहन भाई थे ये बताएं ना, फिर थोड़ा आपकी शरारतों का भी कुछ सुनते जी हैं ना। जी जी हाँ, हम माशाल्लाह 7 भाई और 5 बहनें थे, 1 दर्जन पूरे। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन हाँ, चलती बड़ी किसकी ज़्यादा फैमिली थी, लाडला कौन ज़्यादा था? लाडले मेरे ख्याल में हमारे घर में बच्चियों पर ज़्यादा जो था। अच्छा माशाल्लाह। लड़कियों पर ज़्यादा था वो। और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ज़ाहिर माँ बाप की जो है मोहब्बत की तवज्जो भी बढ़ जाती है सब में। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो हैं बहनों के साथ कोई मसला नहीं होता। उनके साथ ही खेलने, उनके साथ ही चले जाएं, शरारतें घर में करें, तो इकट्ठे ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो घर में रौनक रहती है। लेकिन कोई किस्सा तो सुनाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपसे जो बातें करनी है ना, बड़ी सीरियस हैं वो। जब हम वॉर की बात करते हैं, 65 की हो, 71 की हो, उसका आप हिस्सा रहे, लेकिन क्यों ना पहले जो वो जो वॉर होती है ना, छोटी मोटी जो घर में बच्चों के दरमियान हो रही होती है, कुछ तो शेयर करें। जी हाँ, वो तो ज़ाहिर है भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे, और बड़ी खूबसूरती होती है वो रिश्तों की। हाँ, वो होती रहती है, बहनों भाइयों में झगड़े होते रहते हैं जी। और शरारतें भी चलती रहती हैं।
और कुछ शरारतें तो पेरेंट्स अप्रिशिएट कर लेते हैं, कुछ शरारतों में कान भी खिंच जाते हैं। हाँ, तो कोई ऐसा वाकया सुना है ना, कान कब से कान आपके कब खींचे गए, और फादर की तरफ से हुआ या मदर की तरफ से? अब ज़्यादा वालिद साहब की तरफ से था। अच्छा अम्मी तो ज़्यादा कम हाथ उठाती थी। अच्छा। तो शरारतें चलती इस तरह होती हैं, बचपन में सबकी शरारतें, हमारी शरारतें वैसी थी। हाँ। एक दिन मेरी अम्मी मुझे कह लेंगी शाम को नहा लो, तैयार हो जाओ, तो मैं ज़रा सुस्ती कर रहा था, तो थोड़ी नाराज़ हुई, कहती हैं कि सुनते नहीं हूँ मेरी बात, तेरा मुंह काला हो, सुनते नहीं हूँ मेरी बात। तो मैं अंदर गया किचन में, अपना मुंह काला करके आ गया। अरे लिटरली सर देखिए हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी ब्रेकिंग है। अम्मी ने अपना सर पीट लिया कि मैं कहा, अम्मी आपकी अच्छा, दुआ लेकिन फर्ज आप कबूल फिर हो गई। अपने यानी किसी की भी सुनने के बाद बड़ों की बात मानने में और अपनी बात पूरी करने में, इसका मकसद है पुख्ता थे ना पहले से ही। पुख्ता थे। अच्छा, ये चीज़ क्या इशारा कर रही थी कि इस तरह से आपने दिफाई तौर पर कि पाक अफवाज का हिस्सा बनना है? बचपन में कोई प्लानिंग थी जब बच्चे देख रहे होते हैं टीवी कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? अच्छा। वो तो वालिदैन के अपने प्लान्स होते हैं, अल्लाह का अपना जो है हमारे लिए प्रोग्राम होता है, वही सबसे आखिर में जाकर लागू होता है। जी। लेकिन जिस तरह मेरे वालिद साहब मुझे चाहते थे कि मैं वकील बनूं, अच्छा। लॉ का प्रोफेशन करूं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स पब्लिक स्कूल में चला गया, तो वहाँ वर्दी पहनी और वहाँ डिसिप्लिन सीखा, तो खुद ब खुद मेरा जो है वो जो है रुझान वहाँ फोर्सेस की तरफ चला गया। जी। और मैंने जो ही वहाँ से मैट्रिक किया और सरगोदा में आकर कॉलेज से FA करके मैंने 1960 में फ़ौज ज्वाइन कर ली। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके बाद की फिर वॉर है ना 65 की। हाँ जी। तो 60 में मैंने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। 2.5 साल का हमारा बड़ा सख्त लंबा कोर्स था जी। और 120, 25, 30 अफसर वहाँ पर हम कैडेट्स गए थे, उसमें से 103 जो थे उनको कमीशन मिला। हाँ। तो जो मैं उस कोर्स में नंबर 1 पास आउट हुआ। अच्छा। सबसे हाँ नंबर 1। लेकिन ये कोई हिस्सा था दिलचस्पी का या उस वक्त तक ये हो गया था कि नहीं? यानी उसके अंदर ये भी होता है ना कि ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा होता है कि आपस के अंदर कंपटीशन हो गया? देखिए कंपटीशन बड़ा सख्त था वहाँ पर। हाँ। और बड़ी सख्त वहाँ पर ट्रेनिंग थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे शुरू किया और मैं बता रहा हूँ कि मैं नंबर 1 पास आउट हुआ 103 लोगों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर मुझे जो कमीशन मिला वो फर्स्ट 24 एक बहुत पुरानी पलटन थी। अच्छा। 1843 में रेज हुई थी। अच्छा। तो उसमें कमीशन मिला, उसकी बहुत आला रिवायात थी। तो उसमें मेरा कमीशन हुआ, पहली पोस्टिंग खारिया में हुई एज ए 2nd लेफ्टिनेंट। और 2.5 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद जो तनख्वाह मेरी मुकर्रर हुई वो 415 रुपये थी। अच्छा, बड़ी यादगार है। हाँ, तो लेकिन उस तनख्वाह में बरकत थी, गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, फैमिली को कुछ मिस करते थे? जो आपने बताया कि इतनी यानी बड़ी जब फैमिली होती है ना तो बड़ा फिर अटैचमेंट मिस करते थे, सब कुछ था। हाँ। लेकिन मैं जब PF स्कूल लोटो पर गया हूँ बोर्डिंग हाउस में, तो मुझे अटक कैमलपुर में वहीं से ट्रेन पे चढ़ा दिया गया कि पिंडी में तो आपको स्कूल वाले रिसीव कर देंगे। जी। और 1 रुपया मेरी जेब में था जो वालिद साहब ने दिया। 12 साल की उम्र में मैं 1 रुपये के साथ घर से निकल गया। अच्छा। फिर पीछे मुड़ के ज़िंदगी में देखा ही नहीं। अच्छा, आप पेयर्स के साथ साथ जब बताते जा रहे हैं, मैं नाज़रीन को बड़ा जब पैसों की जब वैल्यू, आज जब रुपए की हम बात करते हैं, करेंसी की, वही पता चल रही है। और सर मैं इस वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन मजबूरी है, वक्फे की जानिब जाना है। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी आपके पसंदीदा मेहमान है ना, आप उनको जानते हैं उनके शोबे के हैसियत से, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें की जाएं। सर ज़रा जब ब्रेक से पहले क्योंकि बात हो रही थी ना, मैंने यही कहा था हमारे नाजरीन आपकी बातों से, तो क्योंकि आप जो भी चीज़ बता रहे हैं ना उसके साथ अब करेंसी की बात हुई, आपने फिर एयर भी साथ में बता दिया, तो इन लोगों को ही पता चल रहा होगा कि वक्त किस तरह से जा रहा है आगे और मेहनत कितनी ज़रूरी होती है। जहाँ हम बात करते हैं कि पाक फ़ौज का आप हिस्सा रहे, मैंने हमेशा हर चीज़ में ये देखा कि उसके बाद आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर जब आएँ, हम वजारत की बात करते हैं, वज़ीर दाखिला, आप वफाकी वज़ीर दाखिला रहे, गवर्नर सिंध पाकिस्तान रहे, तो उसके साथ साथ जब ये ज़िम्मेदारियाँ आती गईं, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा दिखाई देता है कि जब आप आए आपके ऊपर वही उसूल थे, वही जिम्मेदारियां आप समझते थे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी भी ओहदे पर तो आ जाते हैं लेकिन उस तरह से जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो इन टास्क के
बारे में बताइए, जब आपको ये टास्क मिले तो उस वक्त क्या सोचा था आपने? देखिए, पहली तो बात मैं अर्ज करूं जी कि फ़ौज की नौकरी में जी। आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। हाँ आपको पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग भी होती है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, मैनेजमेंट की होती है, जी। प्लानिंग की होती है। डिफेंड तो करना तमाम हर चीज़। चीज़ें नहीं, डिफेंस नहीं है, हाँ। मतलब वैसे हाँ। प्लानिंग सब चीज़ों की, अपने जवानों का ख्याल करना होता है, उनके खाने का ख्याल करना होता है, उनके आराम का ख्याल करना होता है, उनकी ट्रेनिंग का ख्याल करना होता है, तो आपको ट्रेनिंग मिलती जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ़ौज में जब होते हैं, हर 2-3 साल के बाद आपकी पोस्टिंग किसी नए स्टेशन पे हो जाती है। जी कभी आप एक सूबे में हैं, कभी कश्मीर में बैठे हुए हैं, कभी बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, कभी सियालकोट बैठे हैं, कभी जेलों में बैठे हैं, कभी सिंध में हैदराबाद में बैठे हैं, कभी डाकुओं के पीछे भाग रहे हैं। तो आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों से आपका राब्ता होता है, पाकिस्तान के तमाम सूबे के लोगों से राब्ता होता है, उनके मसाइल पता चलते हैं, उनकी सोच पता चलती है, तो आपको बहुत एजुकेशन मिल जाती है। आंखें खुली रखें, कान खुले रखें। जी जी। तो इस लिहाज से हमको बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान के चूँकि हर हिस्से में हम सर्व करते हैं, हर सूबे में सर्व करने का मौका मिलता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जी दूसरी बात जो आपने कही ना कि ये, मैं समझता हूँ कि बड़ा ओहदा मिलना कोई ज़रूरी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस ओहदे को निभाना और उस ओहदे में कोई जो ओहदे की तकाज़े हैं और ख़िदमत इसमें करनी चाहिए, जो वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हाँ और ये है कि जब आप किसी ओहदा आपको मिले, आप उस पर मेहनत करें और लोगों का खिदमत करें और लोग उसको अप्रिशिएट करें, जी। इसका मतलब आपको आपका सिला मिल गया। जी। अच्छा, ज़रा हम यादें भी ताज़ा करते हैं ना कि जिस तरह से, क्योंकि अभी अगर हम वॉर की बात करें, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह मैंने बचपन की वॉर की बात कर दी ना, जी, जी। तो घर घर में एक वॉर चलती रहती है हस्बैंड वाइफ की। ज़रा शादी के बारे में बताएं कि शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं, किस हाँ। तरह ही सफ़र का आगाज़ हुआ ज़िंदगी देखिए, का? शादी जो थी नॉर्मली फ़ौज में 26 साल की उम्र में शादी कहते हैं, पसंद की जाती है। 26 साल की उम्र में कहते हैं आप शादी करें तो आपको अकोमोडेशन हुई तो मिल जाएगी, जी और एक शादी का अलाउंस होता है जी। तो शादी करने के बाद मिलता है, उसको डिस्टर्बेंस अलाउंस कहते हैं कि बीवी आके डिस्टर्ब कर देती है आपको। वो 250 रुपये था उस ज़माने में। अच्छा, बहुत कुछ पता तो चल रहा है 26, आपके हाँ। इंटरव्यू से। तो मैंने 29 साल की उम्र में मैंने शादी की। मैं शादी में लेट हो गया था, अच्छा और शादी जो थी मेरी अरेंज थी। ठीक है। मेरी वालदा साहबा यहाँ ब्लॉक ए नॉर्थ नाजिबाद में रहती थी, जी तो उन्हें पता चला कि एक अच्छी वो खातून है जो लोग बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाती हैं, तो वो उनको पास गई, तो वहाँ और कोई खातून और उनकी अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। जी तो मेरी अम्मी ने उनको देखा और उनको पसंद किया, उनका पता पूछा और उनका एड्रेस लिया, जी। और उन्होंने उनको मेरे लिए मुंतखब कर लिया अपनी तरफ से। अच्छा, ऐसा भी हुआ? बगैर मुझे बताए। हाँ। फिर वाले साहब ने मुझसे आकर कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी चॉइस जो कुछ भी है। आप ये देखिए कि मैंने फिर फ़ोटो भी बाद में शायद देखी, मंगनी के बाद ही, जब मंगनी में देखा तो अच्छा, हाँ कर दी खामोशी से? हाँ ठीक कर है। दी भाई। वालदैन की पसंद तो सबसे अच्छी होती है, वो तो हाँ। आपका भला चाहते हैं, वो आपकी तबीयत को भी समझते हैं, उनको पता है किसके साथ मुनासिब रहेगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी बहुत सक्सेसफुल मेरी रही। जी। और बेगम साहब जो थी वो आगरे की थी, और यूसुफ जई पठान थी। पश्तो नहीं आती थी, अलबत्ता उन्हें कभी कभी सख्त मिजाज की भी थी, और कहती थी आप जनरल गवर्नर हो गए तो बाहर हो गए, घर में मैं हूँ इंचार्ज। लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो रहे। तो ये था सिलसिला बेगम साहब के साथ। और मेरे फिर अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, 2 बेटे 1 बेटी। माशाल्लाह। और बेगम साहब ने मेरा बहुत साथ दिया, और वो ख़ुद भी बड़ी मुंतज़िम और बहुत नेक दिल खातून थी। लोगों की मदद करना, लोगों के काम करना। तो नॉर्मली हमारे मुल्क में जो बेगमात होती हैं जी वो अपने मियाँ के ओहदे की वजह से पहचानी जाती हैं, या उनकी इज़्ज़त इस वजह से होती है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ बेगम साहब का अपना इनफरादी एक मकाम था जो खिदमत से उन्होंने हासिल किया था। माशाल्लाह। जब फ़ौज में भी थी तो उनकी हाँ। बहुत इज़्ज़त थी, और बहुत जवानों के वेलफेयर के लिए काम करती थी, बहुत इस किस्म के फ़ौज में भी और गवर्नर हाउस में भी। तो हमेशा वो किसी का जहेज बनवा रही हैं, किसी का इलाज करवा रही हैं। लेकिन किसी की सर फीस इस दे बात रही हैं। में तो ये बात आ गई ना कि ये तो फिर आपके सब्र का फल भी हो गया, यानी पेरेंट्स की तरफ से आपको एक तोहफतन मिला, क्योंकि आप भी यही जज्बा रखते हैं अपने अंदर। जी, बस इंसानियत के वो खिलाफ। है। बस जब मियाँ भी मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से कुछ हासिल करते हैं, जी। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मिल जाते हैं। तो बेगम साहब के साथ मेरा 36 साल रफ़ाकत रही। फिर बेगम साहब का 2008 में
इंतकाल हो गया, तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं। तो उसके बाद से मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि आप अक़दसानी का सोचें, कितनी उम्र पड़ी है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा इस तरफ जाने को। उस जैसी मुझे फिर नहीं मिल सकती, मेरा यह ख्याल था। तो उनको हमेशा अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीबों के लिए काम करती थीं जी। और मैं कुछ उनको हर महीने पैसे देता था इस काम के लिए। तो उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने उनके नाम पर एक ट्रस्ट कायम किया है जी, और जी। उस ट्रस्ट से अभी भी हम बच्चों की फीसें, इलाज मालजाल लोगों का, और गरीबों बहुत का, बड़ा नाम वो है, हम हमारे कायम मुल्क की करते बहुत हैं। खिदमत कर रहा है, उसके लिए मुझे बहुत बातें करनी है। हाँ, और लेकिन ये जो है ना, ये जो ट्रस्ट है, जी इसमें हमने, आपको पता है, लोग ट्रस्ट खोल लेते हैं, फिर लोग शक करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कोई पैसे जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें हम किसी से कोई पैसा कबूल नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मैं और मेरे 3 बच्चे, जी वो वही सिर्फ सब काम इसमें करेंगे। वो सिर्फ डोनेशन दे हाँ, सकते हैं। ठीक है। तो हमने कुछ उनका एक प्लॉट बेचकर वो पैसे कौमी बचत में इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके प्रॉफिट जो आता है तो उसको आज पहली तारीख थी, आज भी तकसीम किया है जिन बच्चों की फीसें नहीं है। माशाल्लाह। फिर मैं नहीं इंटरप्ट करना चाह रही, लेकिन इस पर मुझे क्योंकि बहुत डिटेल में बात करनी जी है। जी जी जरूर। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और फिर हाजिर हो गए शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। आप सब देख रहे हैं, और जब हो रही होती है ना मोइनुद्दीन हैदर साहब से, तो सर फिर रिटायर हम कैसे कहें, क्योंकि जब रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल लगाते हैं ना, ऐसा लगता है आप अभी भी वहीं पाक फ़ौज का हिस्सा हैं हर शोबे में, जहां हम जिम्मेदारी की बात करते हैं किसी भी चीज़ की। ब्रेक से पहले थोड़ा सा जज्बाती कर दिया था मैंने, जिक्र ही ऐसा होता है जब शरीक हयात की बात होती है। तो सर जहाँ हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो उसी में आपने ब्रेक से पहले कहा भी कि उनकी डेथ के बाद जिस तरह से आगाज़ किया, ज़रा उसके बारे में बताइए। ये तो एक पर्सनल किस्म का हमने एक ट्रस्ट कायम किया है, जी जिसमें हमारा जितना स्टाफ है, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, कुछ ज़रूरतमंद का पता चलता है। ख़ानदान में आपके बहुत लोग होते हैं, गरीब ज़रूरतमंद होते हैं। जी। तो आजकल आपको पता है आमदनियाँ ऐसी नहीं हैं कि लोग यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस दे सकें। कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए लाले पड़ जाते हैं पैसों के, जाकर नस्ल में जाए, कहीं और जाए। तो इस ट्रस्ट से हम ये काम करते हैं, लेकिन ये तो एक ज़ाती किस्म का ट्रस्ट है। शहनाज मोइन हैदर ट्रस्ट इसका नाम है। सर 65 की वॉर का आप हिस्सा रहे, 71 की कुछ यादें शेयर कीजिए। देखिए 65 वॉर में मैं कैप्टन था, और वो 65 की वॉर जो है, पहले जो है 7-8 दिन हमने खेम खरन का जो पहला हमला खेम खरन पे वो था, उसका हराबल दस्ते का मैं था, और खेम खरन शहर कैप्चर करना, और खेम खरन से आगे तक हम चले गए थे। तो वहाँ पर हम 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक रहे। लेकिन फिर जब चविंडा के ऊपर बहुत दबाव था, तो फिर हमारे ब्रिगेड को वहाँ से निकाला गया और कहा कि आप चविंडा में चले जाएं। तो फिर बाकी जो लड़ाई है 12-13 सितंबर से लेकर जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, तो 2 महाजों पे मुझे मौका मिला आगे फ्रंट में लड़ने का। जी बिल्कुल। और 71 वॉर में भी मैं मेजर था। हाँ। और अगेन मैं फ्रंट लाइन में था। अब जब फौज में होते तो कभी हो सकता है कि आप GHQ बैठे हों, हाँ। किसी पीछे हेडक्वार्टर में लेकिन बैठे आप हों। बिल्कुल फ्रंट लेकिन अल्लाह पे ने थे। मुझे ऐसा बिल्कुल, मौका दिया बिल्कुल। मुल्क का। तो बात यह है कि इस मुल्क में देखिए, हम लुटे पिटे महाजिर आए, जी सब कुछ पीछे छोड़कर, और अल्लाह ने, हम फौज में गए तो मेहनत भी की, अल्लाह ने भी हमारी मदद की बहुत, और बड़े ओहदे पर पहुँचे। फिर अल्लाह ने गवर्नर ही बनाया, इंटर मिनिस्ट्री बनाया, सब कुछ हमें दिया। जी। तो इस मुल्क से हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और हम चाहते हैं कि इसके लिए जो कुछ भी हम करें वो कम है, बिल्कुल। और इस मुल्क से लें नहीं, इसको दें। ये बिल्कुल। मतलब मेरी सोच है, और अक्सर मेरे साथियों और फौजियों की यही सोच है। बहुत ज़बरदस्त है, हम सब ने मिलके ही वैसे भी मुल्क के लिए काम करना है। लेकिन सर थोड़ा अब आपको सता भी लिया जाए ना, क्योंकि हमारे नाजरीन की भी जो फरमाइश होती है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ सवालात आपसे कर लिए जाए। अच्छा, एक ही उसमें लेकिन आपने जवाब देना है। अगर हम बात करते हैं, सवालात तो बहुत सारे हैं, पहले आप लोगों की फरमाइश पूरी करवा दी जाए। कुछ लगाव है, कुछ दिलचस्पी है? अगर सॉन्ग्स की बात करें या इल्मो अदब से अगर मैं फरमाइश करूं, गाना सुनाएंगे कोई या शेर? अरे नहीं, मैं गाना कहाँ सुनाऊंगा। तो लेकिन मुझे पुराने गाने सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक का सुनने का शौक़ है। अच्छा। और दूसरा शेर व शायरी से भी शौक़ है। कोई एक शेर तो हो जाए ना, मैं नाजरीन के लिए एक शेर हो जाए। हम न होते
जी तो किसी और के चर्चे होते, जी हलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। माशाल्लाह। तो एक मैं नौजवानों के लिए शेर जी। अर्ज करना चाहता हूँ। सख्त कोशी से है हम्म, तल्ख जिंदगानी अंग भी। जी इसका पहला मिसरा है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अंग भी। तो वो शहद आप मेहनत करें, जान मारें तो ज़िंदगी शहद की तरह मीठी हो और जाती है। मेहनत में ही अजमत है, अजमत बिल्कुल। अच्छा, अब आपको है ना 2 सवाल आते हैं मेरे, और उसमें एक लफ्ज़ का एक ही जवाब देना है। मोहब्बत, मैंने आपको एक लफ्ज़ दिया है, आपने एक लफ्ज़ बताना है बस, उससे रिलेट करता हुआ जो ज़रूरी- आपके जहन में। ज़रूरी अच्छा, बड़ा सोच के दिया है जवाब। ज़िंदगी। जहद मुसलसल। बहुत शुक्रिया। एक मैंने 2 कहे थे, एक और कर लेती हूँ। दौलत। मेरी नज़र में दौलत की कोई खास वैल्यू नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब इसको मैं क्या कहूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है दौलत- उसका, उस चीज़ का नाम तो मैं ले देती हूँ ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान से मोहब्बत। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। अरे ये तो बहुत पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि कुछ हमको नेटवर्क की तरफ से कुछ लोग इतना तोहफा इतना बड़ा लेकर आए हैं। और ये एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। अरे ये कहाँ से फोटो आपने बनवा ली भाई हमारी। हमारे चैनल की याद दिलाता रहेगा ना आपको। बिल्कुल दिलाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। अरे बहुत सारे गिफ्ट हो गए भाई। जी सर, कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए तो वो दीजिए। आपका चैनल के मैं प्रोग्राम देखूंगा तो अंदाज़ा होगा कि आप क्या खिदमत कौम की कर रहे जी। हैं। जो कौम को मस्बत सोचते, कौम में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको बताए, लोगों को सही रास्ते पर लगाए, वही चैनल वही वेबसाइट वो हमारे लिए अच्छी है। और जो पाकिस्तान में बदली फैलाएं और बेचैनी फैलाएं और सच न बोलें, बिल्कुल। वो हमारी नज़र में उनकी जो है उनसे हम ज़्यादा हम बचते ही हैं, ज़्यादा उनसे खुश नहीं रहते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। Thank you very और बहुत अच्छा लगा आज आपका इंटरव्यू करके। कोशिश करेंगे किसी मुनफरिद किसी टॉपिक के ऊपर ख़ास तौर पर ज़रूर, आपसे ज़रूर, बात की जाए। ज़रूर, थैंक यू सो ज़रूर, मच। ज़रूर। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपने आज का प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा। अपनी फीडबैक भी देते रहिए और फरमाइशें भी जारी रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।